लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। इसी लॉ को एक और नाम से जाना जाता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये भी इसी का नाम है। ठीक है, सबसे पहले स्टेटमेंट, a given compound always contains exactly the same proportion of elements बाई वेट। ठीक है, मतलब अगर हम किसी केमिकल कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो उस केमिकल कंपाउंड में पार्टिकुलर एलिमेंट्स ही होंगे। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड दो एलिमेंट के एटम से बना है, कार्बन और ऑक्सीजन। यानी अगर हम कोई भी केमिकल सब्सटेंस को कार्बन डाइऑक्साइड कह रहे हैं तो उसमें कार्बन और ऑक्सीजन के एटम ही होंगे। ठीक है, पहली बात कि पार्टिकुलर एलिमेंट्स ही प्रेजेंट होंगे और साथ ही साथ उनके वेट का जो रेशियो होगा, ठीक है, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड केमिकल रिएक्शन में बना हो या किसी प्रोसेस में हो या एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड का हमने एनालिसिस किया, जहां से भी, चाहे वो नेचुरल प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन किया हमने या फिर सिंथेटिक प्रोसेस से, यानी आर्टिफिशियली हमने किसी रिएक्शन के थ्रू उसको प्रिपेयर किया, किसी भी केस में उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो वही होंगे, सेम होंगे और उनके मास का रेशियो या वेट का रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ऐसा नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड में एक सैंपल आपने चेक किया, वहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो अलग अलग था, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, किसी भी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड आपने ऑब्टेन किया, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यही आपका है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। ठीक है, अच्छा, एक फॉर्म में और हम लोग कह सकते हैं इसको, कैसे, ए गिवन केमिकल कंपाउंड ऑलवेज contain the same elements and the proportion of these elements by weight is always डिफिनिट एंड कांस्टेंट। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है, उसी को और करके हमने एक्सप्लेन कर दिया उस फैक्ट को। ठीक है ना, कि कोई भी केमिकल कंपाउंड में जो फिक्स्ड एलिमेंट्स हैं वही होंगे और उनके मास का रेशियो या वेट का रेशियो हमेशा फिक्स्ड होगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, मास और वेट में कंफ्यूज नहीं होना है। जब हम लोग रेशियो निकाल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जितना मास का रेशियो होगा वही वेट का रेशियो होगा। ठीक है, क्योंकि आप बेसिक फिजिक्स जानते हैं कि वेट इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो अगर m1 इज टू m2 का जो रेशियो है वही तो रेशियो होगा m1 इंटू जी बाई m2 इंटू जी, इसी को आप कहेंगे W1 बाई W2। तो कुछ बुक्स में इसको मास भी लिखा गया है कहीं कहीं पर। ठीक है, तो उसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बात वही है। ठीक है ना, क्योंकि मास का जो रेशियो होगा वही वेट का रेशियो होगा। ठीक है, अच्छा, तो इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं कुछ एग्जांपल के सहायता से। ठीक है, जैसे वाटर H2O, अगर हम बात करें वाटर का तो इसके सोर्स क्या हैं, एक तो नेचुरली जो है वाटर जो है अंडरग्राउंड सोर्स से हमको मिल जाता है, रेन वाटर है। ठीक है,
फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भी वाटर होते हैं। जितने भी लिविंग सेल्स होंगे, चाहे वो एनिमल सेल्स हों, प्लांट सेल्स हों या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सेल्स की बात करें, सब में वाटर एक एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। ठीक है, साथ ही साथ सिंथेटिक प्रोसेस की बात करें तो एक एग्जांपल बहुत ही कॉमन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, ये जरूर आपने इसको सुना होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो वाटर ऐसे केमिकल प्रोसेस में भी बनते रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन है जहां पर वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो किसी भी तरह से आप वाटर को ऑब्टेन करें, चाहे नेचुरल सोर्स से या फिर लेबोरेटरीज में केमिकल रिएक्शंस में बने हुए वाटर की बात करें। ठीक है, अगर प्योर वाटर है, वो प्योर वाटर है, तो उसमें पहली बात कि 2 एलिमेंट होंगे, कौन कौन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और इनके मास का रेशियो क्या होगा, देखिए H2O में मास ऑफ हाइड्रोजन क्या है, कितना है, अभी हमने निकालना आपको सिखाया ही है, 2 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 1 दैट इज 2 ग्राम। और मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया इसमें, 1 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, यानी सीधे सीधे 16 ग्राम। तो रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो एलिमेंट्स हैं उनके मास का रेशियो क्या होगा, 2:16 दैट इज 1:8। यानी वाटर, चाहे हम नेचुरल सैंपल से वाटर को ऑब्टेन करें या फिर हम आर्टिफिशियली कोई केमिकल रिएक्शंस करके वाटर को बनाएं, अगर वो वाटर है, बना हुआ कंपाउंड वाटर है या ऑब्टेन किया हुआ कंपाउंड वाटर है, तो उसमें 2 ही एलिमेंट होंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और उनके मास का रेशियो क्या होगा, 1:8। यानी हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, वाटर ऑलवेज कंटेन्स 2 एलिमेंट दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड द प्रोपोर्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय मास इज 1:8। ठीक है, इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन एयर। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट कर दिया जाए तो क्या बनेगा, CaO प्लस CO2। कार्बन को एयर में बर्न किया जाए क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो बहुत सारे प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, एयर में इटसेल्फ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड में देखें तो मास ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा, सीधे सीधे मैं लिख दे रहा हूं, एक एटम है तो 1 × 12 यानी 12 ग्राम। ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना होगा, मास ऑफ ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है तो 2 × 16 कितना हो गया, 32 ग्राम। तो आप लिख सकते हैं रेशियो ऑफ मास ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इज 12:32, जो कि कैंसिल हो जाएगा, 4 3 जा 4 8 जा, यानी 3:8। यानी लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड कोई केमिकल कंपाउंड है तो उसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, कार्बन और ऑक्सीजन, और उनके मास का रेशियो क्या होगा, 3:8। ऐसा नहीं हो सकता कि रेशियो बदल जाए। अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसका कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा क्या होगा, 3:8 होगा, नो मैटर फ्रॉम वेयर वी हैव ऑब्टेन्ड दैट कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, चाहे कहीं से भी उस कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्टेन किया गया हो, लेकिन उसमें सिर्फ वही 2 एलिमेंट होंगे, कार्बन और ऑक्सीजन, और उनके मास का रेशियो क्या होगा, 3:8 होगा। ठीक है, ये लॉ दिया किसने था, जोसेफ प्राउस्ट ने, मैंने आपको बताया था। उसने क्या किया था कि क्यूप्रिक कार्बोनेट पर अपना स्टडी किया था। ठीक है, क्यूप्रिक कार्बोनेट, देखिए क्यूप्रिक, ये थोड़ा समझा दूं मैं, कॉपर का 2 वैलेंसी है, +1 और +2। कार्बोनेट जो होता है CO3 2- नेगेटिव आयन है, रेडिकल।
तो कब क्यूप्रिक कहेंगे, कब क्यूप्रस कहेंगे? तो जब हायर वैलेंसी होगा तो उसको क्यूप्रिक कहेंगे। इक तब लगाया जाता है जब हायर वैलेंसी होता है, अस तब लगाया जाता है जब लोअर वैलेंसी होता है। ये ओल्ड सिस्टम है, ठीक है ना। अब तो सीधे लिख देते हैं कॉपर फर्स्ट कार्बोनेट, कॉपर सेकंड कार्बोनेट, लेकिन ओल्ड सिस्टम में अगर हम लोग को लिखना हो तो क्यूप्रस क्यूप्रिक इस तरह से लिखा जाता है। तो यहाँ क्यूप्रिक मैं कह रहा हूँ, क्यूप्रिक कार्बोनेट, ठीक है। तो क्यूप्रिक कार्बोनेट में क्या हो जाएगा, देखिए कॉपर की वैलेंसी 2 लिया जाएगा और कार्बोनेट 2 माइनस, क्रिस क्रॉस होगा, ये कैंसिल हो गया, फॉर्मूला क्या होगा CuCO3। ये बेसिक चीज़ है, आपको आता भी होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाने, ठीक है। तो क्यूप्रिक कार्बोनेट का उसने इन्वेस्टिगेशन किया, नेचुरल सैंपल और आर्टिफिशियल यानी सिंथेटिक सैंपल का, ठीक है। कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन, इसमें नेचुरल सैंपल था एक, और एक जो था सिंथेटिक सैंपल था, यानी जिसको बनाया गया था केमिकल रिएक्शन से। तो उसने देखा कि कॉपर का परसेंटेज नेचुरल वाले में 51.35% था, कार्बन का परसेंटेज जो था वो 38.91% था, और ऑक्सीजन जो था वो 9.74% था, और सेम यही परसेंटेज उसको मिला सिंथेटिक सैंपल में, ठीक है। तो इसी बेसिस पर उसने लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन दिया। ये कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड है जिस पर जोसेफ प्राउस्ट ने स्टडी करके लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन दिया था। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा कंपाउंड था, क्यूप्रिक कार्बोनेट। क्यूप्रिक कार्बोनेट was the compound on which Joseph Proust studied to verify the law of definite proportion, ठीक है। अच्छा, यहां मैंने रेशियो में लिखा है ना, आप यहां भी परसेंटेज में इसको निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए परसेंटेज में चेंज करना है तो कार्बन का परसेंटेज क्या हो जाएगा, 12 अपॉन टोटल कर दीजिए, टोटल कितना आएगा 44 आएगा, तो 12/44 इंटू 100, ये कार्बन का परसेंटेज हो जाएगा। और ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या हो जाएगा, इस 32 ग्राम है तो 32 ग्राम बाई टोटल 44 इंटू 100, तो इसको भी आप परसेंटेज में नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी जो केमिकल कंपाउंड होगा उसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं ये फिक्स होता है, और उनका जो मास का रेशियो है वो भी क्या होता है, फिक्स होता है। यही स्टेटमेंट है हमारा लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, ठीक है। लेकिन लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन भी यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को मैंने दिखाया था कि उसके कुछ लिमिटेशन है कि वो न्यूक्लियर रिएक्शन में एप्लीकेबल नहीं होता है, उसी तरह से लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन भी कुछ जगहों पर एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो कौन से ऐसे रिएक्शंस हैं या कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। तो कैसे कंपाउंड्स के केस में लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, तो एप्लीकेबल हमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये पता करने के लिए क्या करना होगा, रेशियो निकालना होगा और देखना होगा क्या वो वही कंपाउंड है कि अलग हो जा रहा है। रेशियो बदल जा रहा है एक ही कंपाउंड के लिए तो वैलिड नहीं हुआ, या अलग अलग दो कंपाउंड हैं और दोनों में रेशियो सेम है तब भी ये क्या हो गया, इसका वायलेशन हो गया, ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जहां पर लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन एप्लीकेबल नहीं होता, यानी लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। लिमिटेशंस, पहला लिमिटेशन क्या हुआ, दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल when a compound is formed from different isotopes of the same element, ठीक है। एक ही एलिमेंट के दो अलग अलग आइसोटोप से अगर कंपाउंड बन रहा है तो फिर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे ऑक्सीजन के दो आइसोटोप्स होते हैं, कौन कौन, ऑक्सीजन 8-16 और ऑक्सीजन 8-18, ये दो आइसोटोप है ऑक्सीजन के, ठीक है।
तो अगर पहले आइसोटोप से बन रहा है यानी H2O बना जिसमें ऑक्सीजन 16 प्रेजेंट है, तब ये रेशियो क्या होगा 2/16, दैट इज 1/8। लेकिन वही H2O में अगर ऑक्सीजन 18 प्रेजेंट है तो उस केस में रेशियो क्या हो जाएगा 2/18, दैट इज 1/9। तो आप देखिए कंपाउंड सेम है, वाटर ही है कंपाउंड, ये एलिमेंट भी सेम है, लेकिन इनके मास का रेशियो यहाँ 1:8 है जबकि यहाँ पर 1:9 है। और ये क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन एलिमेंट है उसके डिफरेंट आइसोटोप्स हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन 16 है जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन 18 है। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर एक ही कंपाउंड के बनते समय एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स यूज होते हैं, डिफरेंट आइसोटोप्स प्रेजेंट हैं, तो उस केस में लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, ये इसका पहला लिमिटेशन है कि इट इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन द कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट। ठीक है, अच्छा, इट इज नॉट एप्लीकेबल in the isomers of organic compounds। ऑर्गेनिक कंपाउंड आप जानते हैं, कार्बन के कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, आइसोमर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होंगे लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो सकता है, जिसकी वजह से उनकी जो प्रॉपर्टी है वो अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, इथाइल एल्कोहल, ठीक है, और डाइमिथाइल ईथर। इथाइल ग्रुप आप जानते हैं C2H5 को कहते हैं, एल्कोहल में OH ग्रुप होता है, तो इसका फॉर्मूला है C2H5OH। और मिथाइल ग्रुप क्या होता है? CH3 होता है। यहाँ दो मिथाइल ग्रुप है और ये ईथर है। ईथर ऐसे कंपाउंड को कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन से दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है। ठीक है, जैसे CH3 यही इसका फॉर्मूला है। तो डाई मिथाइल ईथर हो गया CH3O ठीक है। अब हम इथाइल अल्कोहल में देखें तो देखिए कार्बन कितना है, इसको ऐसे लिख दे C2H6O, और डाइमिथाइल ईथर में भी वही है C2H6O। तो इनके मास का रेशियो देखिए, यहाँ पर दो कार्बन है तो 12 होता है कार्बन का मास, तो 12 2 जा 24। हम लोग ऐसे लिख दें कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन, कितना हो जाएगा? ऐसे देखिए ये हो जाएगा 12 2 जा 24 इज टू 6 इज टू 16। और यहाँ पर ये भी देखिए वही होगा क्योंकि नंबर ऑफ एटम सेम है दोनों में, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ पार्टिकुलर एलिमेंट्स आर सेम इन बोथ दीज कंपाउंड, सो द मास विल बी इन द सेम रेशियो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दो तरह का लिमिटेशन है। पहला जो अभी हमने केस डिस्कस किया उसमें क्या था, एक ही कंपाउंड था लेकिन अलग अलग रेशियो मिल रहे थे। क्यों मिल रहे थे? क्योंकि आइसोटोप अलग अलग थे। ठीक है, यहाँ क्या है, दो डिफरेंट कंपाउंड है, इनकी प्रॉपर्टी एंटायरली डिफरेंट है, पूरी तरह से इनका केमिकल रिएक्शन, इनके फिजिकल प्रॉपर्टी सब कुछ डिफरेंट है, लेकिन रेशियो क्या मिल रहा है? सेम मिल रहा है। ठीक है, तो पिछला केस में एक ही कंपाउंड के दो रेशियो या दो से ज़्यादा रेशियो हो सकते हैं, और इस केस में क्या है, एक से ज़्यादा कंपाउंड का सेम रेशियो हो सकता है। यहाँ रेशियो सेम है लेकिन कंपाउंड अलग अलग है, तो ये भी क्या हुआ, इसका वायलेशन हुआ, क्योंकि ये तो क्या कहता है कि अगर एक ही रेशियो प्रेजेंट है तो वो कंपाउंड एक ही होंगे, पर ऐसा यहाँ पर नहीं हुआ, ये दोनों अलग अलग कंपाउंड हैं जबकि एलिमेंट्स भी सेम है और उनका रेशियो भी सेम है। तो इन दो जगहों पर लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है ना, तो दिस इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। ठीक है ना, ओके। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, पहले स्टेटमेंट,
when two elements combine together to form more than one compound, then the different masses of one element which combine with fixed mass of other element are in simple ratio of small whole number। ठीक है, स्टेटमेंट थोड़ा बड़ा है लेकिन समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से। इसमें यह बताया गया कि अगर दो एलिमेंट कंबाइन करके एक से ज़्यादा टाइप के कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है, वही चीज़ लिखा गया है, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, कि दो एलिमेंट आपस में कंबाइन कर रहे हैं, एक से ज़्यादा टाइप के अगर कंपाउंड बना रहे हैं, देन द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट, एक एलिमेंट के जो अलग अलग मास हैं जो कि दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास से कंबाइन करते हैं, उनका रेशियो हमेशा एक सिंपल स्मॉल होल नंबर रेशियो होगा। ठीक है, एक एग्जांपल से इसको क्लेरिफाई करते हैं हम लोग। ठीक है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये दो एलिमेंट हो गए जिससे दो कंपाउंड बन सकते हैं, एक है वाटर और दूसरा आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है H2O2 और इसका फॉर्मूला है H2O। तो देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो डिफरेंट एलिमेंट हैं जो कि आपस में कंबाइन कर रहे हैं और एक से ज़्यादा टाइप के कंपाउंड बना रहे हैं, वाटर है और दूसरा हाइड्रोजन परऑक्साइड है। ठीक है, तो पहले हम लोग मास को कंपेयर करेंगे। देखिए, वाटर में क्या होता है, वाटर में H2O अगर हम लोग लिखते हैं तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, यहाँ हम लिख सकते हैं यहाँ पर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, सीधे मैं लिख दे रहा हूँ 2 × 1 = 2 ग्राम, और मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 1 × 16 दैट इज 16 ग्राम। इसी तरह से H2O2 में देखें तो मास ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा 2 × 1 दैट इज 2 ग्राम, और मास ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 2 × 16 दैट इज 32 ग्राम। ठीक है, देख लीजिए H2O2 है यहाँ पर। अब इसको एक टेबल बना देता हूँ मैं, उसी से क्लियर हो जाएगा आपको तुरंत। यहाँ हम लिखते हैं कंपाउंड, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन। तो देखिए H2O में अगर हम बात करें तो ये 2 ग्राम है और ये 16 ग्राम है, और H2O2 में बात करें तो ये 2 ग्राम है और ये कितना है 32 ग्राम है। ठीक है, और देखिए इसका ये फिक्स मास है, हाइड्रोजन यहाँ भी 2 ग्राम है, यहाँ भी 2 ग्राम है, जबकि ये क्या हो गए डिफरेंट मास हो गए। अब स्टेटमेंट आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा। When two elements combine together to form more than one compound, then the different masses of one element, ये आपके डिफरेंट मासेस हो गए, ऑक्सीजन के हैं, which combine with the fixed mass of other element, दूसरा एलिमेंट का जो फिक्स्ड मास है 2 ग्राम से यहाँ 16 ग्राम कंबाइन कर रहा है, यहाँ भी 2 ग्राम से 32 ग्राम कंबाइन कर रहा है।
डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट आर इन सिंपल रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। यानी जो डिफरेंट मास हैं जो कि दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास से कंबाइन कर रहे हैं, इनका ये डिफरेंट मास का रेशियो क्या होगा, सिंपल रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर होगा। ठीक है ना, मतलब हम लोग लिख दें मास ऑफ ऑक्सीजन, मासेस लिखेंगे मासेस ऑफ ऑक्सीजन या डिफरेंट मासेस आप लिख सकते हैं, विच कंबाइन विथ 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। 2 ग्राम हाइड्रोजन से देखिए यहाँ कितना कंबाइन कर रहा है 16 और यहाँ कितना 32। इनका रेशियो देखिए, रेशियो 16:32 दैट इज 1:2 इज ए सिंपल रेशियो। यही आपका लॉ है। मतलब द रेशियो ऑफ डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट आर इन सिंपल रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। ठीक है, क्लियर। अब एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए जो ऑक्साइड्स होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, बहुत वेराइटी ऑफ ऑक्साइड्स बनाता है नाइट्रोजन, तो उसके एग्जांपल से भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, टेबल बना देते हैं, इसी में हम लोग वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, यहाँ हमारे कंपाउंड हो गए, ये नाइट्रोजन का मास हो जाएगा, ये ऑक्सीजन का मास हो जाएगा, और ये हम लोग रेशियो निकालने के लिए लास्ट में टेबल को कंप्लीट करेंगे। पहला जो कंपाउंड है NO, दूसरा N2O, तीसरा N2O3, चौथा N2O5। ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स है। ठीक है, कुछ ऑक्साइड्स मैंने सेलेक्ट किया है इस लॉ को समझने के लिए। तो चलिए फटाफट लिख देते हैं। देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 7 है और मास नंबर 14 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 7 है और मास नंबर 16 है। तो फटाफट हम लोग लिखेंगे। ठीक है, नाइट्रोजन 1 है तो ये हो गया आपका 14 और ये हो गया आपका 16 ग्राम में। ठीक है, N2 2 है तो कितना हो गया 28 ग्राम और ये कितना हो गया 16 ग्राम। N2O3 28 ग्राम और ये 16 3 जा 48। N2O5 तो ये हो गया 28 ग्राम और ये हो गया 80 ग्राम। ठीक है, ये 3 में तो आपको दिख रहा है ये फिक्स्ड मास 28 28 28। यहाँ क्या दिख रहा है 14। तो हम लोग दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे लिए ये चीज़ समझना आसान हो जाएगा। इसको हम लिख दें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 28 ग्राम और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 32 ग्राम। ठीक है, अब देखिए नाइट्रोजन का मास फिक्स हो गया 28 28 28 28 और इस फिक्स्ड मास से ऑक्सीजन का मास जो कंबाइन कर रहा है वो कितना है 32 है, 16 है, 48 है और 80 है। तो यहाँ हम लिखेंगे मासेस ऑफ ऑक्सीजन which combine with 28 ग्राम नाइट्रोजन। 28 ग्राम नाइट्रोजन से कितना ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है अलग अलग कंपाउंड में। इस कंपाउंड में 28 ग्राम से कितना ग्राम कंबाइन करेगा 32 ग्राम, क्योंकि 14 ग्राम से 16 ग्राम कंबाइन कर रहा था। यहाँ 28 ग्राम से कितना कंबाइन करेगा 16 ग्राम। यहाँ 28 ग्राम से कितना कंबाइन करेगा 48 ग्राम और यहाँ 28 ग्राम से कितना कंबाइन करेगा 80 ग्राम। तो इनका जो रेशियो है द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ अनदर एलिमेंट आर इन सिंपल रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। तो इनका जो है जो रेशियो है वो स्मॉल होल नंबर रेशियो होना चाहिए। तो हम देखें रेशियो ऑफ 32:16:48:80 इज इक्वल टू क्या होगा, सब 16 से कट जाएगा, 16 2 जा 16 1 जा 16 3 जा 16 5 जा। ठीक है, तो ये देखिए सिंपल होल नंबर रेशियो में आ गया। इसका मतलब कि अगर 2 एलिमेंट कंबाइन करके एक से ज़्यादा टाइप के कंपाउंड बनाएंगे तो एक एलिमेंट के फिक्स्ड मास से दूसरे एलिमेंट के जो डिफरेंट मास कंबाइन कर रहे हैं तो वो डिफरेंट मास का रेशियो क्या होगा, एक सिंपल स्मॉल होल नंबर रेशियो होगा।
यही स्टेटमेंट है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो अगर आपको एक्सप्लेन करना हो तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, इससे आप एक्सप्लेनेशन बता सकते हैं कि यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके ये 4 ऑक्साइड बने हैं। सभी में देखिए 2 ही एलिमेंट दिख रहा है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, लेकिन एक फिक्स्ड मास से कंबाइन करने वाला जो ऑक्सीजन का मास है अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग है। ठीक है, और ये डिफरेंट मास का जो रेशियो है वो सिंपल स्मॉल होल नंबर रेशियो है, जो कि ये स्टेटमेंट इस लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में दिया गया है। ठीक है ना, तो देखिए आपको एक चीज़ क्लियर होना चाहिए कि लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन के जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एक कंपाउंड दिया जाएगा, उसमें आपको वेरीफाई करना होगा कि एलिमेंट्स का रेशियो क्या है, फिक्स है। वो लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन है, एक कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हैं उनके रेशियो फिक्स होते हैं, मास का रेशियो फिक्स होता है, वो लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन है। मल्टीपल प्रोपोर्शन के जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उसमें एक से ज़्यादा कंपाउंड होगा। ये डिफरेंस है कि कौन सा क्वेश्चन में कौन सा लॉ एप्लीकेबल है। ठीक है ना, यानी कौन सा क्वेश्चन किस लॉ के अकॉर्डिंग सॉल्व किया जाएगा, ये समझने के लिए ये बहुत आसान है कि जब एक से ज़्यादा कंपाउंड दिया होगा, ठीक है, तो समझ जाइएगा कि वो किस लॉ से रिलेटेड है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन से। लेकिन अगर एक ही कंपाउंड की बात की जा रही है तो वो लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। जब आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ आपके अंडरस्टैंडिंग का इवेल्युएशन होगा कि आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन इज रिलेटेड टू रेशियो ऑफ मास ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन ए सिंगल कंपाउंड, बट इन केस ऑफ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन we calculate the ratio of different masses of one element which combine with the fixed mass of another element in different compound. It means you will be given more than one compound in a question. ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग इन दोनों लॉ को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है ना, ओके।